जो हिंदी को और बढ़ावा देने के लिए उसे आम बोलचाल की भाषा से और ऊपर उठाकर कागजी भाषा के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस दिशा में आपकी ये पहल, आपका ये कदम कहाँ तक पहुंचा है? एक घटना, ये तमाम जितने भी मेरी जनता यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उसके सामने बड़े दिल खोल करके कहना चाहूँगा कि जब परिचय मेरा यहाँ पर हुआ तो उसमें ये बताया गया कि मैं ही वो कवि हूँ जिसका हिंदी में नंबर प्लेट होने के कारण चालान काटा गया था। एयरपोर्ट से मेरी गाड़ी वापस आ रही थी, मैं उस समय उस गाड़ी में मौजूद नहीं था, मेरे ड्राइवर उसको लेकर के आ रहे थे, हिंदी में उस पर नंबर अंकित था और मेरा गाड़ी का उसमें चालान हुआ। और उसके बाद जब मैं न्यायालय गया और उस नेम प्लेट को, नंबर प्लेट को लेकर के वहाँ पर खड़ा हुआ, तो न्यायाधीश जो थे उस न्यायालय के, वो भी सकते में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में भारतीय भाषा में लिखा हुआ नंबर अवैध घोषित किया जाए। एक बड़ा युद्ध मैंने उसके लिए लड़ा, लेकिन सरकार के द्वारा उसमें जो जवाब दिया गया वो ये दिया गया कि एक विशेष लिपि है नंबर लिखने की, अगर नंबर उसमें ना हो, उसमें हिंदी का विरोध नहीं था, लेकिन वो लिपि के पक्ष में लिखा गया कानून की भाषा में कि अगर नंबर उस लिपि में नहीं है तो वो कानूनन अवैध है। इस कारण से मेरा चालान काटा गया। मैं आज भी उस युद्ध को तब तक जारी रखूंगा, जब तक लड़ूंगा, जब तक भारत के अंदर भारत की हिंदी भाषा को वो मान ना दिया जा सके कि हम अपनी भारतीय भाषा हिंदी को अपने नंबर प्लेट पर अंकित करके गौरव के साथ गाड़ी चला सके। ये मेरा अपना युद्ध है। बिल्कुल, ये आपकी लड़ाई है, आप इसे लड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साल 2014 के बाद से कविताओं की राजनीति में बहुत ज्यादा दखलंदाजी शुरू हो गई है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी कवि या असरकारी कवि? जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं हैं, वो कलमकार नहीं हैं। ये आरोप कहूं या इसको क्या कहूं, लेकिन जो भी है, ये सरकारी कवि जो कहा गया, मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। पुरातन काल में जब दरबारी कवि कहा जाता था तो ये एक वो गौरव होता था। अगर हम भगवान श्री राम के बारे में कहें तो उनके समकालीन आचार्य वाल्मीकि उनके पक्ष में लिखते थे, क्योंकि भगवान राम के अंदर वो गुण थे जिसको एक कवि को लिखना चाहिए था। चंदर बरदाई ने कलम उठाई तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। उनके समकालीन राजा थे पृथ्वीराज चौहान। उनके विषय में उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उनको यह पता था कि आने वाली नस्लों को जो राजनीति इस समय की जा रही है उसकी जानकारी होना आवश्यक था। अगर आज सौरभ नरेंद्र मोदी जी या योगी जी के कदम पर लिखता है तो वो इसलिए लिखता है कि आने वाले लोगों को पता चले कि बदलाव की एक दरिया कैसे बहा था और जनता ने उसको कैसे स्वीकार किया था। क्योंकि बदलाव की दरिया की आप बात कर रहे हैं, जनता की स्वीकार्यता की आप बात कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह से मंचों पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ किस तरह का जनता का रिस्पांस और वो एक माइंडसेट बदलाव की जो मैं बात कर रही हूँ, जो खासकर आजकल की युवा पीढ़ी में आप लोगों की कोशिश ये है कि देखने को मिले, हिंदी भाषा के लिए प्रेम देखने को मिले, वो कैसे वो लोग उसे ले रहे हैं, क्या रिस्पांस मिलता है आपको? मैडम, एक चीज मैं पहले इस बात को क्लियर करूं कि ये बदलाव नहीं है, ये संशोधन है जो इस समय चल रहा है। बदलाव तो पुरातन में कर दिया गया था, जिसका संशोधन आज हमारी सरकार कर रही है। और मैं गर्व और घमंड के साथ एक बार कहता हूं कि काई के, अब जितने लोग हैं सबके हस्ताक्षर चाहिए तालियों के, कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। इसलिए गौरव, मैं माफी चाह रही हूँ, इसलिए वो सरकारी और असरकारी वाली बात गौरव ने शामिल की। इससे पहले कि कुछ और पॉलिटिकल सवाल ये दागे, वो एक किस्सा फटाफट से बता दीजिए जो जिसके बारे में हम मंच के पीछे बात कर रहे थे। जिनको नहीं मालूम है उन लोगों को बता दूं कि जितना दिलचस्प इनका स्टेज पर सफर रहा है, बिहाइंड द स्टेज सफर, और जीवन साथी जो इन्हें मिली हैं, उसको पाने का सफर भी बड़ा दिलचस्प और बड़ा कविमय रहा है। तो वो किस्सा भी जान लेते हैं, फिर आप अपने पॉलिटिकल सवाल दागिएगा। अनामिका हिंदी काव्य मंचों का एक ऐसा नाम है जो शायद अगर कविता भी आप लोग टाइप करें तो आप लोगों के सामने जो सबसे पहले चेहरा आता है वो अनामिका का आता है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि उसको वर्ण करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सन 2000 में हम लोग पहली बार एक मंच पर मिले थे और उसके बाद अनंत हम लोगों ने जो काव्य यात्रा हैं वो साथ की। बाद में सन 2006 में हम लोगों का विवाह हो गया और तब से हम लोग साथ साथ आज भी हिंदी मंचों पर लगातार बराबर साथ चल रहे हैं। आधी बात बताइए आपने, पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात आप क्या जानना चाहती हैं बता? वो मैं जो आपने वो इनविटेशन कार्ड छपवाया था उसमें किस तरह से कविता का इस्तेमाल एक्चुअली किया गया था? हिंदी कवि सम्मेलनों में ऐसी परंपरा रही नहीं है। आयु बीत जाती है अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए। हमारे लिए सौभाग्य का विषय रहा कि जिस समय हमारा विवाह हुआ सन 2006 में, तब तक अनामिका भी मंचों पर स्थापित थी और मैं भी मंचों पर स्थापित था। तो ये एक बहुत लंबे, मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले की शुभम। घटना कब की है, लेकिन मुझसे बहुत पहले, मुझे याद नहीं है कि कब हो सका। मुझे ऐसा याद है कि शायद ये ऐसी पहली घटना थी कि मंच पर स्थापित कवि और कवित्री का आपस में प्रेम हुआ और दोनों का पहली बार आपस में विवाह हुआ और विवाह के बाद भी आज तक बगैर किसी विवाद के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग एक मिसाल हैं कि पूरा देश प्रेम करे लेकिन प्रेम का निर्वहन भी करे। ये सौरभ कहता है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये विशेष बात है कि प्रेम के बाद आज भी विवाह चल रहा है? ऐसा आपको क्यों लगता है? बहुत सारे लोग हैं जिनकी लव मैरिज हुई और बहुत अच्छी चल रही है। आपने ये बात जो इसमें ऐड की है मैं कि बताता ये हूं, बड़ी बात है। मैं बताता हूं गौरव जी। एक्चुअली प्रेम भी होता है और विवाह भी होता है, लेकिन प्रेम विवाह के बाद प्रेम रहे ऐसा बहुत कम होता है। ये मेरे को गौरव मिला। मैंने अपने जीवन में केवल 4 पंक्तियां लिखी थी प्रेम की, और वो भी केवल अनामिका के लिए लिखी थी। विवाह से पहले उनको प्रस्ताव दिया था, प्रपोजल दिया था। वो 4 पंक्तियां मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन आज इस बुलंद शहर में अपनी आवाज बुलंद करते हुए आप लोगों तक वो बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसी कवि की कल्पना की काव्य कृति का सार हो, झिलमिलाती झांझरों की झनकरित झनकार हो, नाम ना यानी अनामिका कि नाम ना कुछ कामना ना अना की बंदिशें, सुप्त सुमन की श्वास हो तुम श्वासों का विस्तार हो। कि सुप्त सुमन की श्वास हो तुम श्वासों का विस्तार हो। देखिए, आपकी जो प्रेम कहानी है उससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, लेकिन बात अब हम राजनीति की करता हूं फिर से, क्योंकि मैम ने कहा भी कि गौरव राजनीति के सवाल दागेंगे। फर्ज कीजिए कि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। यहां जो बैठे लोग हैं ना, वो मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कि कोई नारियल तोड़े गौरव और हम उसे झोली में डाल लें और कल को हेडलाइन छपे, सरकारी मंच पर पूछा गया असरकारी सवाल। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हो और महागठबंधन हो, लेकिन यह तय ना हो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर गलती से सीट आ गई लोकसभा में महागठबंधन की, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप अपनी कविताओं के माध्यम से हमें बताइए। देखिए, पहली बात तो ये केवल कल्पना है। फिर भी अगर आप कहते हैं क्योंकि कवि कल्पना में जीता है, तो एक दृश्य में, अगर आप अनुमति दें तो मैं खड़ा हो स्वागत है, जाऊं। स्वागत है। जनता से मैं जुड़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दृश्य में आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बन गई, किसी कारण से अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है मैडम, तो स्थिति क्या होगी? जिस पूरे के पूरे गठबंधन में, नहीं ये क्या था? सारे के सारे एक दूसरे की केवल खिंचाई के लिए लगे हों और हर एक का हेतु केवल ये हो कि मैं सत्ता तक पहुंचूं, तो क्या स्थिति बनेगी? आप केवल कल्पना करना। मान लीजिए अखिलेश जी, जब गठबंधन होता है उसके बाद उस प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश जी क्या सोचेंगे? मैं बोलता हूं कि बुआ बड़ी मेहनत से ये हुआ, बुआ बड़ी मेहनत से ये हुआ, जैसे तैसे कुनबा जोड़ा है, हर गधे को कहा कि तू ही घोड़ा है, कि हर गधे को कहा कि तू ही घोड़ा है। मैं लीडर हूं, इसमें कोई शक है क्या? और मुझसे ज्यादा पीएम बनने का किसी और को हक है क्या? कि मुझसे ज्यादा पीएम बनने का किसी और को हक है क्या? मायावती जी उसका उत्तर देती हैं कि कब से वेट कर रही थी नतीजे का, कब से वेट कर रही थी नतीजे का, इस पर हक है बुआ का ना किसी भतीजे का। कि इस पर हक है बुआ का ना किसी भतीजे का, इस पर हक है बुआ का ना किसी भतीजे का। तुम यदु कुल श्रेष्ठ हो, प्यारे हो, जवान हो सकता है किस्मत फिर से मेहरबान हो, लेकिन मैं उम्र के उस पड़ाव में हूं, समझ लो बूढ़े बरगद की छांव में हूं, कि समझ लो बूढ़े बरगद की छांव में हूं। अतः कोशिश मत करो समझाने की,
तैयारी करो बुआ को पीएम बनाने की, कि तैयारी करो बुआ को पीएम बनाने की। अब राहुल गांधी जी जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया बाई चांस, नहीं पता है सबको। नहीं ये पता तो है लेकिन घोषित अभी हुए मैं एक बात कहता हूं कि उनका दावा कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, वो बात पहुंच जाए तो जितने लोग यहां बैठे हैं उन सब का मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी आप लोगों ने राजनीतिक दुशाला ओढ़ा हो तो थोड़ी देर करके उसको उतार करके मेरे साथ आनंद की इस यात्रा में सफर करना। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, कि खत्म टाटा बाय बाय गुड बाय गया। पर कहां से लाओगे लीडर नया? प्लीज मुझे देखो, मैं बोल्ड या वाइड नहीं हूं, अनुभव में कम हूं, डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, कि अनुभव में कम हूं, डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। मोदी जी को समझाओ किसी की साख को ऐसे कीलों पर नहीं टांगते। मैं गांधी हूं और हम गांधी माफी नहीं मांगते, कि मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगते। मैं गांधी हूं, मैं गांधी माफी नहीं मांगते। विपक्ष का चेहरा मैं ही था, मुझे ही पीएम बनाओ, इससे पहले कि जेल भेज दें मुझे कुर्सी पर बैठाओ कि इससे पहले कि मुझे जेल भेज दें मुझे कुर्सी पर बैठाओ। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं, मैंने आटे में नमक नहीं नमक में आटे खाए हैं, कि मैंने आटे में नमक नहीं नमक में आटे खाए हैं। क्या इसी दिन के लिए चांटे खाए हैं, कि क्या इसी दिन के लिए चांटे खाए हैं? तूने जीत की बाजी अकेले कैसे गटक ली, आजी माजी सटक ली, कि तूने 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 जीत की बाजी कैसे गटक ली, आजी माजी सटक ली। मैं पीएम बन गया तो सभी को मुफ्त में मसाज करवाऊंगा, आधे कुर्सी पर रहेंगे आधों को तिहाड़ भिजवाऊंगा, कि आधे आधे कुर्सी पर रहेंगे और आधों को तिहाड़ भिजवाऊंगा। एक काम करो, इवन ऑड का फॉर्मूला लगाओ, पहले मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, फिर एक एक करके सबका नंबर लग जाएगा और निश्चित तौर पर हम सब खाएंगे और भारत पीछे पड़ जाएगा, भारत पीछे पड़ जाएगा। और आखिरी में श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ये कहा कि मान लीजिए कि गठबंधन जीत गया। हाँ यही कहा है ना, हम तो नहीं मानते आखिरी पंक्तियां देता हूं और आप लोगों को लगे कि सही है तो वो तालियों का गुबार देखना चाहता हूं जो अब तक आप लोगों का ना उठाओ। ये जो सपना देख, ये जो अपना अपना देख रहे हैं, सब सपना देख रहे हैं, कि ये जो अपना अपना देख रहे हैं सब सपना देख रहे हैं। गठबंधन करके जुगनू दिनकर पर वार कर सकते हैं क्या, कि गठबंधन करके जुगनू दिनकर पर वार कर सकते हैं क्या? 4 श्वान किसी शेर का शिकार कर सकते हैं क्या, कि 4 श्वान किसी से शेर का शिकार कर सकते हैं क्या? 29 तक मैं हूं फिर यूपी में बाबा आएगा, कि 29 तक मैं हूं फिर यूपी का बाबा आएगा। अभी चाय पी लो, बाद में वो गोमूत्र से हर रोग भगाएगा कि बाद में वो गोमूत्र से हर रोग भगाएगा। इन विपक्षी कीलों पर, कि इन विपक्षी किलों की दीवारों को ढहाएगा तो मोदी ही, कि इन विपक्षी किलों की दीवारों को ढहाएगा तो मोदी ही। 24 तक रुक जाओ फिर आएगा तो मोदी ही, कि 24 तक रुक जाओ फिर आएगा तो मोदी, फिर आएगा तो मोदी। क्या बात है। देखिए पूरी तरीके से राजनीति को इन्होंने परिभाषित कर दिया अपने काव्य के तरीके से, लेकिन जब आप ये कविता पढ़ रहे थे, राजनीति को अपने शब्दों में बयां कर रहे थे, सामने मौलाना अंसार रजा भी बैठे हैं, तो ये सोच रहे थे कि सौरभ कहीं मेरे बारे में कुछ कहना ना शुरू कर दें। मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान जितना कबीर का है, जितना सूरदास का है, उससे ज्यादा कहीं रसखान का है। क्या बात है। लेकिन दिल में कृष्ण को बसाना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की अपनी रजा है। मैं एक और बात आप लोगों के सामने कहने की हिम्मत करता हूं। मैंने 4 पंक्तियां कही कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है। ये सब हिंदुस्तान में ऐसा घटित होता है कि अगर मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं तो मेरे साथ रमजान रखने वाले भाई मेरे साथ यहां पर बैठते हैं। तब मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है। हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें हैं एक दूजे की, हिंदू से ना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है, हिंदू से ना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है। और मैं चलते चलते एक बात और कहना, नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं,
अभी तो अभी मैं सफर लंबा है, अभी 2-4 सवाल और पूछने हैं। केंद्र से राज्य की तरफ आएंगे, बाबा की बात होगी, बुलडोजर की बात होगी, लेकिन पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कीजिए, पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। अच्छा सौरभ जी, देखिए केंद्र की बात हुई, केंद्र की राजनीति को, उस महागठबंधन को आपने अपनी कविता के जरिए समझाया, आपने उसका एक पर्सपेक्टिव दिखाया, लेकिन अब वापस क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, बुलंदशहर में हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लेते हैं। आपने 2029 बाबा का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, क्या उसका वर्णन भी आपने अपनी कविता में किया है? जी बिल्कुल, मैं ओज का मूलतः कवि हूँ, वीर रस का कवि हूँ। तो मैंने जो सत्य देखा उसको लिखने की कोशिश की। मैं बड़े गर्व और घमंड के साथ एक बात कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ हों, मैं आप लोगों तक वो बात पहुँचाना चाहता हूँ। बड़े मन के साथ शायद मैंने ये पंक्तियाँ कहीं, बड़े मन के साथ मैंने लिखी। आप सब लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश की राजनीति लखीमपुर में इकट्ठी हो गई थी, केवल प्रदेश की नहीं। आप सब लोग जानते कि बाहर के 2-3 मुख्यमंत्री भी आए थे और रुदाली रुदन वहां पर रोया गया था। उसके ठीक अगले दिन श्रीनगर में एक और बड़ी घटना घटी थी। ये माइक थोड़ा सा, इसकी अगर आवाज आप बढ़ा सकें, थोड़ा सा बेस अगर इसको बढ़ा दे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन श्रीनगर में एक और बड़ी घटना घटी थी। एक विद्यालय में आतंकवादी हमला किया गया और आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके एक एक व्यक्ति को चुना और उसके कलेजे में सुराख किए गए। पूरे देश से जब कोई भी आंसू नहीं बहा, तब सौरभ सुमन ने ये 4 पंक्तियां लिखी। मैं अगर बाबा जी के पक्ष में लिखता हूं तो उसके पीछे कारण है। मैं कभी किसी दल के पक्ष में नहीं लिखता, लेकिन अगर हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इस देश के पक्ष में हो तो मेरी कलम जरूर उठेगी। मैंने वो परिवर्तन देखे उत्तर प्रदेश में, जब हम लोग मूवी टॉकीज में जाया करते थे, आप लोग भी जाते होंगे, तो उस समय राष्ट्रगान होता था शुरू में, आज भी होता है, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। कुछ लोग वहां पर बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे कि देखो राष्ट्रभक्त खड़े हो गए, देखो देशभक्त खड़े हो गए। आज हमारा सरदार ये कहता है कि किसी के अंदर वश में हिम्मत हो तो वो अपमान मां भारती का करके बताए। घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको मां भारती का सम्मान करना सिखा दिया जाएगा। 4 पंक्तियां तब सौरभ ने लिखी, और मैं समझता हूं कि शायद इससे बेहतर मैंने कुछ नहीं लिखा। जितने लोग इस सदन में हैं, ये मेरा आखिरी नमन बुलंदशहर वालों को, और स्वीकार करके मुझे यहां से भेजना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना, कि आतंकवाद यदि बचे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। उम्मीद है कि ये बुलंद आवाज हर उस कान तक पहुंची होगी जो या तो सरकार के हित के बारे में सोचता है, या सोचता है कि कैसे हम महागठबंधन की सरकार बनाएं। अब वो महागठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, उसके लिए बहुत इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके शब्दों में वो वर्णन हमने जरूर सुना। बहुत शुक्रिया सौरभ जी। धन्यवाद, धन्यवाद। और